हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और हमारा पहला पार्ट जो कि आपको पता है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से पहले पार्ट को देख सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही बार घटना चक्र को पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो भैया, रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ें आप लोग। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लगातार इससे प्रश्न आते हैं। अभी जब आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहले जो थ्योरी का पोर्शन है उसे थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं एकदम आसानी से हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं भैया अपना वीडियो। देखिए, लिखा है भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग ये मई 1934 में रांची में, कहाँ, रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कहाँ की गई थी, तो रांची में की गई थी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। तारीख कौन सी थी? मई 1934। अगला पॉइंट है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया था। यह भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? M.N. राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग हुई। तो 1936 में। कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, याद कर लीजिए, रट लीजिए आप लोग। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 क्रिप्स मिशन के द्वारा होता है। यानी भारत में संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन सा मिशन लाता है? तो ये है आपका क्रिप्स मिशन 1942। रट लीजिए आप लोग। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर निर्वाचित होगा? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा आया? तो 1942 क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित कितनी थी? 389 थी। तो पॉइंट है हमारा अगला कि ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से होना था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और 4 जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे वो कौन कौन थे? वो थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़। देखिए, पहला आपका क्या था? दिल्ली, दूसरा आपका अजमेर, मेरवाड़, तीसरा था कुर्ग और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। लिखा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन
रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, 296 में से 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। ठीक है, 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को। 15 सीटें किसको मिली? छोटे दलों को। तो जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 296 सीटें आ जाएंगी। यही लिखा हुआ है नीचे कि 15 सीटें जो हैं मिलती हैं छोटे दलों को। बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे की चीज़ें। लिखा है देसी रियासतों में प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने जो है भाग नहीं लिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देसी रियासतों ने प्रारंभ में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने लगे। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा का मुख्यतः जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ये आप लोग याद कर लीजिए। लिखा है प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था। ठीक है, 1935 अधिनियम के माध्यम से मताधिकार जो है कर यानी टैक्स, शिक्षा यानी एजुकेशन, संपत्ति, ठीक है, इनकम के आधार पर जो है सीमित था। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा थी उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, वयस्क मताधिकार नहीं था और मत देने के लिए आधार क्या बनाया गया था? कर, शिक्षा, संपत्ति के अधिकार पर जो है मत देने का प्रावधान किया गया था। आगे लिखा है 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उसके बाद वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 9 महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। 207 में से 9 महिलाएं थीं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पहली बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कुल सदस्य कितने थे? 207, जिनमें महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसको याद रखिएगा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, मतलब अगली बैठक होती है, और निर्विरोध जो है स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध जो है अस्थायी अध्यक्ष नहीं, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है बहुत ही बार कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घट करके 399। तो जब पाकिस्तान जो है विभाजित हो गया, तो जो भी प्रतिनिधि थे पाकिस्तान के एरिया में आने वाले थे, वो उसमें चले गए,
और बचे सदस्य जो है भारत के पास रह गए 299। तो 229 जो है ये भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और रियासतों से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। आगे लिखा है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। सभी को पता है, ये हम लोग रटे बैठे हैं बचपन से ही। ज्ञातव्य हो कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण यह है कि संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण के रूप में नहीं शामिल किया गया है। इसी वजह से साइट पर जो है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन मिलता है। देखिए, इसके लिए 11 अधिवेशन, कुल अवधि थी 165 दिन की, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11 अधिवेशन हुए, ठीक है। कुल अवधि 165 दिन, जिसमें से 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर बात होती है। 11वें अधिवेशन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 299 लोगों में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखिएगा। भारत संविधान यानी भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ठीक है। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। कौन कौन है ये? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेला युधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन। देखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछा जाता है कि नाम बताइए। आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा है संविधान सभा के बारे में? ये कहते हैं संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का, यानी संविधान सभा कांग्रेस की थी। भाई उस समय जो है सबसे ज़्यादा किसके कैंडिडेट थे? कांग्रेस के। तभी जो है ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान कांग्रेस ने बनाया, और कांग्रेस जो किसका था? भारत का था। तो वही लिखा है संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं शामिल हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल किए गए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान जातीय यानी संविधान सभा जातीय संस्था है, ये किसने कहा है? चर्चिल ने। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर लीजिए कि संविधान सभा जातीय संस्था है, किसने कहा है? चर्चिल ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा को हिंदू संस्था किसने कहा है? लॉर्ड साइमन ने, ठीक है। याद रखिएगा, लॉर्ड साइमन क्या कहते हैं कि जो संविधान सभा है वो हिंदू संस्था है। और जातीय संस्था किसने कहा है? चर्चिल ने। और ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा है? संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। आशा करता हूँ थ्योरी आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न की ओर, और प्रश्न जो है हमारे ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है। जब थ्योरी पढ़ ली है तो प्रश्न जो है एकदम आसानी से हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। मई 1934 में
कहाँ किया था? रांची में। ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी 1936 में करती है फैजपुर अधिवेशन में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? M.N. राय ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और नया प्रश्न है। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो है यही कहते हैं। बाकी व्याख्या वो पढ़ लेते हैं। लिखा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब आया? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन 1942। अभी मैंने आपको बताया था। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है IAS के पेपर में 2022 में। लिखा है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्रिप्स मिशन में कौन सी बातें हैं उन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उस पर बात कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, तो भैया देखिए इसमें क्या था, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होगा। निर्वाचित सदस्य होंगे, ना कि नामित। इसी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी दूसरा वाला ऑप्शन सही है कि अगर नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी तैयार नहीं है, जो भी भारत सरकार ने यानी भारतीयों ने जो संविधान बनाया था, अगर उसको कोई भी प्रांत तैयार नहीं होगा स्वीकार करने के लिए तो ब्रिटिशर्स के साथ संधि पर अलग से हस्ताक्षर करेगा। तो ये तो सही है, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य थे, ना कि नामित। देशी रियासतों से नामित सदस्य थे। इसी वजह से आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्रिप्स मिशन के कौन कौन से थे। देखिए, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो है भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। ये जो है एग्जाम में सीधे सीधे कभी रिटन में लिखने के लिए आ सकता है कि क्रिप्स मिशन की जो धाराएं थी उनके बारे में बताइए। देखिए, क्रिप्स मिशन क्या कहता है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, यही पॉइंट जो है वहाँ पर था। ठीक है, तो संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल किए जाएंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए न तैयार हो तो वह अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार से संधि पर हस्ताक्षर कर सके। तो पहला वाला पॉइंट आपका गलत है और सही है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर होगा? 10 लाख पर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो विलियम वुड जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 में मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स
जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। AB अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव। AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, आप लोग रट लीजिए। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके माध्यम से? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। अगला है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपसभापति या उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये सदस्य नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। CH भाभा जी कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण जी जो थे ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अभी मैंने आपको बताया सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। कौन थे ये? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। ठीक है, पटेल जी गृह सूचना प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। ठीक है, CH भाभा जी कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। अगला है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है, याद रखिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है और ये प्रश्न जो है IAS के पेपर में आया है प्री में। प्रश्न है हमारा वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत को बंटवारे से बचा सकती है। देखिए, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य समान होने थे, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका कारण है ये गलत है। ठीक है, ये विचार नहीं था वेवल का, जो है वेवल योजना का ये विचार नहीं था कि इससे जो है देश का बंटवारा मतलब नहीं होगा, तो ये योजना नहीं थी। इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन कथन सही है पर कारण गलत है। आइए देखिए, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। यानी 1945 में जो है जो भी प्रस्ताव लिखा है, अक्टूबर 1943 में लिन लिथिगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। यही प्रस्ताव जो है वेवल योजना के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि वेवल योजना में जो प्रस्ताव रखा गया कि परिषद में मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या बराबर हो। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला में सम्मेलन बुलाया गया तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना
और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा के विषय में बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं आधारित थी। किस पर? यानी जो वोटिंग का जो राइट था वो किस पर आधारित था? टैक्स पर, शिक्षा पर और किस पर? संपत्ति के आधार पर। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो भैया देखिए, सी वाला तीसरा और चौथा जो आपका विकल्प है ये सही होगा। इस प्रकार का प्रश्न फिर देखिए आया है, लिखा है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, बहुदलीय संरचना थी। ठीक है, यहाँ कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, सही है। तो आपका ए और डी जो है सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं। बात हो चुकी है, ज़्यादा जो है टाइम आपका नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही है। इनका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किए गए, नहीं भैया। तो यही जो है गलत होगा, बाकी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित था। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ठीक है, अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है कि विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा, यही होगा थर्ड वाला, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। भाई जो प्रांतीय सभाएं थीं, विभिन्न प्रांतों से जो है लोग चुने गए थे। किसमें? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। यानी प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे ना, निर्वाचित किए गए थे। अगला है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने आपको बताया है कि प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो 11 दिसंबर को हुई थी स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। वही लिखा है, 21वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब बनाया गया? दिसंबर 1946 में। ये तो बातें हो चुकी हैं, ज़्यादा इस पर जो है टाइम वेस्ट करना बेकार होगा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके स्थायी नहीं अस्थायी होगा, इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन सही होगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, बिल्कुल। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, याद रख लीजिए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को।
प्रथम बैठक हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रश्न है, ये इस प्रकार के प्रश्न जो है अब छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हमारे 31 प्रश्न होते हैं। बाकी अगले प्रश्न जो है वो भी करेंगे हम लोग, तो करते हैं उनको भी। के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। चारों सही हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी या 1। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर था, बिल्कुल सही है ये। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। राज्य का मुखिया यहाँ पर राष्ट्रपति माना गया है, इसी वजह से यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। लिखा है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 तक जो है 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन जब 24 जनवरी 2050 को फिर से सभा बुलाई गई, इसी वजह से टोटल 12 अधिवेशन हो जाते हैं। अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान कितने समय में बना? सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो हमारा प्रश्न है, दिए गए कूटों को आपस में मिलाना है। सूची X है और सूची Y है, इसको आपस में मिलाना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी हिसाब से आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर जो इतना समय नहीं लेंगे, मैं आपको सीधे प्रश्न पर लाता हूँ। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी। वही देखिए, नीचे व्याख्या में लिखा गया है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, VT कृष्णमाचारी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, सभी को पता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव ने। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, इसमें लिखा गया है तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, तो 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। 3 वाचन थे। ठीक है, 1 वाचन यहाँ पर दिया गया है, बाकी 2 वाचन कब से कब तक है, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये तीनों वाचन का समय क्या है। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, सभी को पता है।
अंगीकृत कब हुआ, यानी बन करके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लिखा है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, इसी वजह से। व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब होगा आपका? 26 नवंबर को, याद रखिएगा। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, या तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? तो कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, 1946 में संपन्न संवैधानिक सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित थे, लेकिन जब हमारा जो भारत था वो विभाजित हुआ ना, तो जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। तो वही लिखा है, बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने का कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंटी पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने जो है रिक्त की थी, त्याग पद दे करके। उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होते हैं। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो 1891 में मृत्यु नहीं, जन्म हुआ, और 1956 में मृत्यु हुई। ठीक है, 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोल मेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, लिखा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कारण है, कारण नहीं, ये कथन है। कारण आपका है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ठीक है, लिखा है दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अगर यहाँ पर आपको देखना है कि यह कारण जो है कथन का है, तो क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसी वजह से देश की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। नहीं, तो इसी वजह से आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने जो है वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन दिया। लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था।
हमारा अंतिम प्रश्न है 61वां। हम लोग अब नीचे से चलेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। अभी मैंने आपको बताया था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा है भारतीय संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न है अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला प्रश्न है और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। और ये वक्तव्य कब दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाए जाते समय यह वक्तव्य दिया गया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।